फाइंड वर्क डन बाय फोर्स F इज इक्वल टू 3x स्क्वायर आई कैप माइनस 2y जे कैप प्लस 3z स्क्वायर के कैप न्यूटन। अब देखो ये कैसा फोर्स है, वेरिएबल, बिना इंटीग्रेशन के ये हो नहीं सकता, ठीक है। इन डिस्प्लेसिंग द बॉडी फ्रॉम कहां से कहां तक, A 3 मीटर, 2 मीटर, -3 मीटर, टू B 2 मीटर, -4 मीटर, 2 मीटर। बॉडी को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक डिस्प्लेस करने में वर्क डन निकालना है बाय दिस फोर्स। करिए तो 88 आ रहा है? देखो वर्क डन क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन F.dr, ये लगाओगे ना, लोअर लिमिट क्या हो जाएगी 3, 2, -3 और अपर लिमिट क्या हो जाएगी 2, -4, 2। F.dr करो, F कितना है, F 3x स्क्वायर आई कैप माइनस 2y जे कैप प्लस 3z स्क्वायर के कैप का डॉट प्रोडक्ट किसके साथ लेना है, dx आई कैप प्लस dy जे कैप प्लस dz के कैप के साथ, ठीक है। और लिमिट में यहाँ बाद में एंड में लगा दूंगा, तो क्या हो गया, आई का कोफिशिएंट यहाँ 3x स्क्वायर यहाँ क्या है dx है, तो 3x स्क्वायर dx, जे का कोफिशिएंट यहाँ -2y है, यहाँ क्या है dy है, -2y dy, और के का कोफिशिएंट 3z स्क्वायर है, यहाँ क्या है z है, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास आ गया 3, 2, -3 और 2, -4 एंड 2, ये आ गया। अब यहाँ इंटीग्रेट करो, देखो यहाँ कौन इंटीग्रेट हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, ठीक है। एक्स स्क्वायर का क्या है यहाँ पावर 2, पावर में एक बढ़ा दोगे, एक बढ़ाओगे कितना आएगा पावर में 2 + 1 कितना हो गया 3 अपॉन 2 + 1, तो अपॉन में भी 3 से 3 कैंसिल हो गए, क्या बचेगा x क्यूब बचेगा ना। यहाँ पे पावर कितनी है 1, तो पावर में 1 + 1 कर दो, कितना हो गया y स्क्वायर, नीचे 1 + 1 कर दो, कितना हो गया 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बचा खाली y स्क्वायर, और यहाँ पे पावर कितनी है 2, तो यहाँ पे 2 + 1 z क्यूब अपॉन 2 + 1 3 से 3 कैंसिल, क्या बचा खाली z क्यूब। तो क्या आएगा, यहाँ लिमिट लग गई 3, 2, -3 और अपर लिमिट आएगी कितनी 2, -4, 2, क्लियर ना। तो अब आप x की जगह पे अपर लिमिट डालो, 2 2 * 4 2 = 8 -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, यहाँ कितना हो जाएगा +8, ये आ गई आपकी अपर लिमिट। फिर माइनस x की जगह लोअर लिमिट डालो, 3 3 = 9 3 = 27 और फिर 2 2 = 4 -4 और प्लस 3 3 = 9 माइनस प्लस 27, कितना आया, इतना ही आ रहा है, कितना आया ओके, ये क्यूब है, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो ये 27 27 यहाँ कैंसिल हो रहा है फिर ब्रैकेट में, और ये 16 16 भी कैंसिल हो रहा है, देखो 8 8 16 और ये कैंसिल हो रहा है, तो कुल मिला जुला के माइनस किसके बाहर माइनस, तो 4 जूल। ठीक है नहीं, तो 4 जूल इज द वर्क डन। एक क्वेश्चन और करें, फाइंड वर्क डन बाय फोर्स F = y I कैप
प्लस एक्स जे कैप न्यूटन इन displacing the body from A 2 meter, 3 meter, 2 meter to B 4 meter, -2 meter, 3 meter. बताइए यहाँ पे बात आके अटक जाती है। इसी बात को आपने पकड़ना है। जब भी ऐसा हो जाए, देखो देखो यहाँ पे एक हादसा हो रहा है आपके साथ। अगर हम यहाँ पर देखो, इस हादसे को पकड़ना, जिंदगी भर के लिए याद करना है इस हादसे को। हम यहाँ पर लिमिट में बाद में लगा दूंगा वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप, डी आर रखूँ क्या, डी एक्स आई कैप प्लस z वाला टर्म रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दो ही है ना, इसमें दो ही फोर्स का कंपोनेंट है। ठीक है, एक x डायरेक्शन में, दूसरा y डायरेक्शन में। ठीक है, तो अब आप जब यहाँ आई का कोफिशिएंट करेंगे तो यहाँ y है, यहाँ dx है, तो ये क्या हो गया y dx, और यहाँ x है, यहाँ dy, ये क्या हो गया x dy। अब आप इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते। अगर यहाँ पे y dy होता, dx की जगह dy होता, तो आप इसे y² लिख देते, और यहां dy की जगह, अरे अगर y dy होता तभी ना आप y² लिखते। देखो मेरी बात सुनो ध्यान से, अगर ये y dy हो तो हम इसे y² लिख सकते हैं। ठीक, अगर ये y dx हो तब इसे y² नहीं लिख सकते, याद रहे। आज इंटीग्रेशन नहीं होगा। ठीक है, y वेरिएबल भी, कांस्टेंट भी नहीं है कि इसको बाहर रख दें हम, y इज अ वेरिएबल। जब भी आपके सामने ऐसी सिचुएशन आ जाए कि y के साथ dx के साथ दूसरा वेरिएबल आ जाए y, और dy के साथ दूसरा वेरिएबल आ जाए x, तो आप हमेशा एक बात गांठ बांध लो कि हमेशा याद रखो कि परफेक्ट डिफरेंशियल बन रहा होगा। इंटीग्रेशन में क्या बन रहा होगा, परफेक्ट डिफरेंशियल। क्या आ रहा होगा, परफेक्ट डिफरेंशियल आ रहा होगा। ठीक है, बहुत आसान बात है, बहुत मुश्किल नहीं है, बस जो मैं कह रहा हूं उसे याद कर लेना। ठीक है, तो परफेक्ट डिफरेंशियल बन रहा होगा। तो परफेक्ट डिफरेंशियल कैसे, परफेक्ट डिफरेंशियल ऐसे कि अगर मैं dxy करूं, dxy, ठीक है, आपको पता है कि dx का इंटीग्रेशन क्या होता है x, dy का क्या होता है y, dz का क्या होगा z। d के अंदर कुछ भी, d के अंदर कुछ भी, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, कुछ भी होगा। ये कुछ भी जो है ना d के अंदर बाहर चला आएगा, और कुछ भी पे लिमिट लगा देना, कुछ भी। तो dxy का इंटीग्रेशन क्या होगा, xy d x³ y² का इंटीग्रेशन क्या होगा, x³ y²। लिमिट जो होगी वो लगती चली जाएगी, लिमिट आती है हमारे यहाँ। ठीक है, तो अगर मैं इसको देखूं, इसको मैं देखूं तो ये क्या है, इस पे प्रोडक्ट रूल लगाओ। प्रोडक्ट रूल लगाओगे तो पहला फंक्शन बाहर आ जाएगा, x बाहर आ गया, दूसरे का इंटीग्रेशन, फिर y बाहर आ गया, फिर इसका इंटीग्रेशन x dy, हाँ, फिर दूसरे का y dx, ऐसे लिखोगे इसको। ठीक है, अरे कोई भी रिस्पेक्ट हो, रिस्पेक्ट तो कट जाएगा इधर उधर, लेफ्ट राइट। डी बाई डी टी करा तुमने तो यहाँ भी डी टी आएगा, यहाँ भी डी टी आएगा, तो कैंसिलेशन ले लेगा, तो यही होगा। तो डी एक्स वाई जो होगा वो क्या होगा, पहला फंक्शन, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू फंक्शन लगाया है, डिफरेंशिएशन ऑफ दूसरा फंक्शन एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स। ठीक है, पहला दूसरा बाहर निकालोगे वाई इंटू डी एक्स। तो ये जो है आपका, ये जो है एक्चुअली क्या है, ये जो है आपका क्या है, डी एक्स वाई है। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, डी एक्स वाई लिख सकते हो, ये आपका डी एक्स वाई है। समझे मेरी बात को। अब ये तो मैंने बताया आपको कि ऐसा है, ये तो मैंने बताया आपको, एग्जाम में कौन बताएगा,
कोई और कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन आ गया, वो कहाँ से पता लगेगा आपको क्या है? ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें जो है, हमें पता ही नहीं कि ये किसका परफेक्ट डिफरेंशियल, ये परफेक्ट डिफरेंशियल कहते हैं, हमें पता ही नहीं कि ये जो है किसका परफेक्ट डिफरेंशियल है। जब हमें पता ही नहीं तो हम क्या करें, हम ये काम ना करें, हमें ये तो पता ही नहीं है तो हम इसे हटा दें। जब भी हमारे सामने ऐसी सिचुएशन आए कि x dx के साथ y आ जाए, dy के साथ x आ जाए, तो हमेशा परफेक्ट डिफरेंशियल बन रहा होगा। क्या बन रहा होगा? परफेक्ट डिफरेंशियल। तो उस परफेक्ट डिफरेंशियल के लिए आप सबसे पहले रफ वर्क में चेक करो कि किसका परफेक्ट डिफरेंशियल बन रहा है। ठीक है, चेक लो। क्या चेक होगा? दोनों टर्म एक एक करके उठाओ, इस टर्म को उठाओ और इस टर्म को उठाओ, एक एक करके। सबसे पहले वाला टर्म उठाया आपने y dx, ठीक है, इसमें जो अदर वेरिएबल है y dx के साथ, उसको कांस्टेंट अज्यूम करो और कांस्टेंट अज्यूम करके x को इंटीग्रेट करो। ठीक है, तो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन तो होता नहीं, वो बाहर चला आता है। जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा? x, तो ये आपका आएगा xy। ठीक है, अब आप दूसरे टर्म को उठाओ और दूसरे टर्म को उठाने के बाद जो अदर वेरिएबल है y dx के साथ, उसको कांस्टेंट अज्यूम करके, कांस्टेंट अज्यूम, तो एक ही टर्म आ गए दोनों, x dy उठाओ, x dy उठाओ, x dy में जो दूसरा वेरिएबल है x dy के साथ, उसको कांस्टेंट अज्यूम करके y को इंटीग्रेट करो। जब आप इंटीग्रेट करोगे तो आप क्या पाओगे कि दोनों टर्म को इंटीग्रेट करके कॉमन आंसर मिलेगा। जो कॉमन आंसर मिला है ये उस कॉमन का परफेक्ट डिफरेंशियल है। x, इससे भी xy आया, इससे भी xy आया, इसका मतलब अगले स्टेप में खटाक से इसको लिख दो ये कि ये xy का परफेक्ट डिफरेंशियल है। ठीक है, ये इसकी ट्रिक है, ये इसकी ट्रिक है, परफेक्ट डिफरेंशियल चेक करने की ट्रिक। क्या? परफेक्ट डिफरेंशियल चेक करने की ट्रिक, इसको याद रखो बस। आपको फिजिक्स में बहुत छोटा सा परफेक्ट डिफरेंशियल करना होगा, बहुत छोटा सा आपका आंसर आएगा। मैथ्स में भी आप इसको लगा सकते हो परफेक्ट डिफरेंशियल के लिए। तो एक्स वाई लिमिट हमारी क्या है, जो है मैं लगा दूंगा, एक्स वाई का इंटीग्रेशन हो गया एक्स वाई। अब मैं यहाँ लिमिट लगता है, लगाते हुए चलते हैं, मैं लास्ट में लगा दे रहा हूँ। लोअर लिमिट क्या है? 2 3 2, और अपर लिमिट क्या है? 4 - 2 3। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दो। x की जगह x कोऑर्डिनेट रखा 4, और यहाँ ये रखा इनटू -2, अपर लिमिट हो गई, माइनस लोअर लिमिट, x की जगह x कोऑर्डिनेट लगा, y की जगह इनटू 3, कितना हो गया? -8 -6 -14 जूल। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, क्लियर हो गया ना? अब आप ये परफेक्ट डिफरेंशियल का एक प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं आपको दूं, आप मुझे करके दिखा दें। 3x² i कैप प्लस x³ j कैप। एक क्वेश्चन ये है, कुछ गलत है क्या? थ्री एक्स स्क्वायर वाई आई कैप, थ्री एक्स स्क्वायर वाई आई कैप, फाइंड वर्क डन बाय फोर्स। अनदर क्वेश्चन, F is equal to 3x² y I कैप प्लस x³ j कैप न्यूटन इन डिस्प्लेसिंग द बॉडी फ्रॉम A to B। ये सेम लिमिट सेम रखी मैंने, फोर्स बदल दिया। बिठा दूं? किस चीज का परफेक्ट डिफरेंशियल बन रहा है? x³ y का बन रहा है भाई, ये लोग कह रहे हैं। बाकी तो आप काम कर ही लोगे।
मेन है यहाँ परफेक्ट डिफरेंशियल किस चीज का बन रहा है? एक्स क्यूब वाई का बन रहा है। क्या था क्वेश्चन? कि W बराबर F कितना था? 3x स्क्वायर वाई आई कैप प्लस एक्स क्यूब जे कैप, ये 4 से इसका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ? dx आई कैप प्लस dy जे कैप का। लिमिट क्या है? लोअर लिमिट 2 3 2 3 2 या -2 कुछ भी डाल दीजिए रिजल्ट कर दो। 2 3 2 अपर लिमिट 4 - 2 एंड 3 ये है। तो आपके पास आ जाएगा इंटीग्रेशन एक्स आई का कोफिशिएंट यहाँ इतना है, यहाँ इतना है 3x स्क्वायर वाई डी एक्स, यहाँ एक्स क्यूब है, यहाँ डी वाई है प्लस एक्स क्यूब डी वाई। अब देखो ये भी वही सिचुएशन आपके सामने आ गई। जब भी ऐसी सिचुएशन आए तो याद रहे, याद कर लो इस बात को, जब भी आपके पास dx के साथ अदर वेरिएबल आपको दिखाई दे जाए इंटीग्रेशन में और dy के साथ अदर वेरिएबल आपको इंटीग्रेशन में दिखाई दे जाए तो आप समझ लो परफेक्ट डिफरेंशियल बन रहा है। तो अब आप वही फॉर्मूला लगा दो जो मैंने बताया। पहले वाले टर्म को उठाओ, किसको कांस्टेंट मान लेना है इसमें? y को। तो पहला वाला उठाओ, कौन सा है पहला टर्म? 3x स्क्वायर वाई डी एक्स। कौन कौन कांस्टेंट है? 3 तो कांस्टेंट होता है ही। आप किसको एज्यूम करना है कांस्टेंट? y को। y को कांस्टेंट एज्यूम करके एक्स स्क्वायर डी एक्स को इंटीग्रेट करोगे तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा? एक्स क्यूब बाई 3। तो 3 से 3 कट गया तो क्या बचा? एक्स क्यूब बाई बचा। ठीक है। अब आप दूसरा टर्म उठाओ, देखो ये वाला एक्स क्यूब डी वाई, ये उठाया। ठीक है। कौन कांस्टेंट है यहाँ? एक्स क्यूब को एज्यूम करना है कांस्टेंट है नहीं, परफेक्ट डिफरेंशियल चेक करने के लिए। डी वाई का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? y। तो ये भी क्या आ गया? एक्स क्यूब वाई आ गया। ठीक है। ये भी एक्स क्यूब वाई आ गया। देखो कॉमन आ गया दोनों से इंटीग्रेशन। ठीक है। इसका मतलब ये किसका परफेक्ट डिफरेंशियल है? किसका परफेक्ट डिफरेंशियल है? एक्स क्यूब वाई का परफेक्ट डिफरेंशियल है। और एक्स क्यूब वाई का इंटीग्रेशन क्या होगा? एक्स क्यूब वाई होगा। अब यहाँ लिमिट लगा दो। क्या है लिमिट? 2 3 2 और अपर लिमिट क्या है? 4 - 2 3। ठीक है। तो अब आप यहाँ x की जगह अपर लिमिट डालो 64 इंटू -2 माइनस 8 इंटू 3 कितना आया? माइनस 128 माइनस 24 कितना आ गया? माइनस 152 जूल। ऐसे आप कर सकते हैं। तो हमारा ये वर्क डन का किस्सा यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। ठीक है। वर्क डन का किस्सा हमारा है जो यहाँ ख़त्म हो रहा है। वेरिएबल फोर्स के लिए वर्क डन कैसे निकालना है, कार्टेशियन फॉर्म में कैसे निकालना है, कांस्टेंट फोर्स के लिए कैसे निकालना है, ये दोनों बातें यहाँ हो गई हैं। मिटा दूँ ये? एनर्जी हम अगली ही क्लास में पढ़ेंगे हैं। वर्क डन का कैलकुलेशन कर लें, एनर्जी का कैलकुलेशन हो जाएगा।
2 मिनट बैठी मैं। तो हमारे पास क्या है कि 10 kg का ब्लॉक है। देखो बड़ा आसान क्वेश्चन है, ये 10 kg का ब्लॉक है, ठीक है। इसके ऊपर फोर्स लगाया गया है कितने न्यूटन का, काइनेटिक फ्रिक्शन दिया हुआ है कितना, अरे यार कुछ है यार, 0.4 दिया हुआ है, और इसके ऊपर फोर्स लगाया गया है कितना, 50 न्यूटन का फोर्स लगाया गया है। तो हमें निकालना है वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस। तो सबसे पहले आपको फोर्स देखना होगा। अगर आप 10 kg का एफबीडी बनाओगे तो 10 kg का एफबीडी बनाओगे तो इसका mg लगेगा नीचे को 10g ग्रेविटेशनल फोर्स, नॉर्मल फोर्स लगेगा ऊपर को r, और ये लगेगा फोर्स इधर को F बराबर 50 न्यूटन, और फ्रिक्शन कहाँ आएगा, इधर को आएगा, कितना आएगा फ्रिक्शन, F के बराबर म्यू के इंटू नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, ठीक है। म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन होता है ना। ब्लॉक किधर को डिस्प्लेस हुआ, इधर को डिस्प्लेस हुआ है, कितना है डिस्प्लेसमेंट ब्लॉक का, 5 मीटर, ठीक है। तो अब जरा देखो mg और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना है, mg और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री है। तो mg तो ये है 10g और डिस्प्लेसमेंट ये है, तो कितना एंगल 90 डिग्री है। तो सबसे पहला वर्क डन बाय mg जो है वो क्या हो जाएगा, 0, ठीक है, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल 90 डिग्री है। दूसरा देखो कौन, नॉर्मल फोर्स कहाँ है, ऊपर को है, ब्लॉक के ऊपर जो जितने फोर्सेस लग रहे हैं सबके लिए निकालना है। डिस्प्लेसमेंट है इधर को, तो नॉर्मल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल भी कितना होगा, हमेशा 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो नॉर्मल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स जो हो गया वो कितना हो गया, वो भी 0 हो गया। जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल 90 डिग्री होता है तो वर्क डन क्या होता है, 0। अब निकालना है वर्क डन बाय दिस फोर्स F। तो वर्क डन बाय फोर्स निकालना है, तो फोर्स किधर है, इधर है 50 न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट भी उधर ही है, कितना है 5 मीटर। तो वर्क डन बाय फोर्स कितना हो जाएगा, वर्क डन बाय फोर्स हो जाएगा F S cos 0 डिग्री। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल 0 डिग्री है, तो कितना आएगा यहाँ से 50 इंटू 5 कितना आ जाएगा, 250 जूल, ठीक है। अब क्या निकालना है, वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन। तो काइनेटिक फ्रिक्शन कहाँ लग रहा है, पीछे को, ये फ्रिक्शन है F के, और डिस्प्लेसमेंट कहाँ है, इधर को, ये डिस्प्लेसमेंट है। एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया, ठीक है। तो अब आपका क्या हो गया, F के इज इक्वल टू वर्क डन बाय फ्रिक्शन जो है नेगेटिव आएगा यहाँ। ये नेगेटिव वर्क डन क्या करेगा, हैं, बॉडी की एनर्जी को लॉस कराएगा। किस फॉर्म में लॉस कराएगा, इन द फॉर्म ऑफ लाइट, साउंड, हीट, ठीक है। तो कौन सा फोर्स है ये, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। फ्रिक्शन कौन सा फोर्स है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। अभी हम आगे देखेंगे कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, ठीक है। फिर हमारा एनर्जी का डिस्कशन चलेगा इन्हीं फोर्सेस पे। तो F के इंटू एस इंटू कॉस 180 डिग्री। तो फ्रिक्शन के लिए वर्क डन नेगेटिव आया। नेगेटिव वर्क डन का मतलब ये वर्क डन क्या करेगा, एनर्जी के लॉसेस कराएगा, ठीक है, ठीक है। तो इतना जूल, 250 जूल, तो बचा कितना, F बराबर बाई F के
तो माइनस ऑफ म्यू के इंटू आर इंटू एस। आर कितना होगा यहाँ नॉर्मल फोर्स, mg के बराबर होगा 10g। ठीक है, नॉर्मल फोर्स 10g होगा, तो आएगा म्यू के इंटू 10g इंटू एस। ठीक है, तो आपका माइनस ऑफ 0.4 इंटू 10 इंटू एस इज 5। कितना आ गया है, माइनस 200 जूल। तो ये आपको मिला माइनस 200 जूल। ठीक है, तो ये तो फोर्स ने कितना वर्क किया, 250 जूल। इस 250 जूल में से 200 जूल लॉस हो गया है। एक्सटर्नल एजेंसी ने इस ब्लॉक के ऊपर 250 जूल वर्क किया है। वो 250 जूल वर्क फ्रिक्शन के अगेंस्ट ब्लॉक को चलाने में लॉस हो रहा है। बच रहा है कितना, 50 जूल। वो 50 जूल कहां जा रहा है, इस ब्लॉक में काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में जा रहा है। तो अगर आपसे ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी पूछ ले तो कितनी है, यहाँ 50 जूल है। ब्लॉक की स्पीड पूछ ले तो कितनी है, हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू 50, v इज इक्वल टू मास और 2 जो है फैक्टर से मल्टीप्लाई डिवाइड करके स्पीड निकाल सकते हैं। ये वर्क एनर्जी थ्योरम है आपकी कि नेट वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी। नेट वर्क डन कितना है बाय ऑल द फोर्सेस, 0 प्लस 0 प्लस 250 माइनस 200 इज इक्वल टू 50 जूल। तो नेट वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी, जो आपका वर्क एनर्जी थ्योरम भी है। ठीक है बच्चों, ठीक है, यहां से आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस को पढ़ते हुए लेट तो नहीं हो रहे आप लोग, आगे बढ़ जाए हैं। नाउ कंजर्वेटिव फोर्सेस किसे कहते हैं, कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं, कौन होते हैं कंजर्वेटिव फोर्सेस, कोई बता सकता है मुझे हैं। फोर्सेस, ऐसे फोर्सेस सच दैट वर्क डन for which and for the forces does not depend upon path। ऐसे फोर्सेस जिनके लिए किया गया वर्क डन किस बात पे डिपेंड नहीं करता है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता। फिर किस बात पे डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ओनली ऑन, किस बात पे डिपेंड करता है, ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ बॉडी। इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ बॉडी, ऐसे फोर्सेस जिनके लिए किया गया वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता, डिपेंड करता है ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द बॉडी, ऐसे फोर्सेस को हम क्या कहते हैं, कंजर्वेटिव फोर्सेस कहते हैं। ठीक है, तो वो फोर्सेस हमारे कंजर्वेटिव फोर्सेस कहलाते हैं। जैसे आपने बहुत छोटी क्लासेस से इन कंजर्वेटिव फोर्सेस को पढ़ा है। सबसे पहले आपने पढ़ा है 10th क्लास में। 10th क्लास में आपने वर्क डन का कैलकुलेशन किया था, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे चार्ज पार्टिकल को ले जाने में क्या गया वर्क डन, क्या निकाला था। अगर आप पॉइंट ए से पॉइंट बी पे किसी चार्ज पार्टिकल को लेके जा रहे हैं, ठीक है, तो पॉइंट ए से पॉइंट बी पर किसी भी चार्ज क्यू को ले जाने में क्या गया वर्क डन कितना था, VA माइनस VB था। वर्क डन बाई फोर्स या वर्क डन अगेंस्ट फोर्स आपने निकालना है ए से बी तक ले जाने में। ठीक है, किसके लिए वर्क डन था ये, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स। तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स ए से बी तक ले जाने में कितना आया था। अगर ए का पोटेंशियल 100 जूल है और बी का पोटेंशियल 50 जूल है, तो सिर्फ किस बात पे डिपेंड कर रहा है वर्क डन, पॉइंट ए और पॉइंट बी के पोटेंशियल पे डिपेंड कर रहा है। इस बात पे डिपेंड नहीं कर रहा है कि चार्ज पार्टिकल को आप ऐसे लेके जाएंगे या ऐसे लेके जाएंगे या ऐसे लेके जाएंगे। ठीक है, हम किसी भी पाथ से लेके जाएं चार्ज पार्टिकल को, जब तक कि पार्टिकल की इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन चेंज नहीं होती, वर्क डन में कोई चेंज नहीं आएगा। ए और बी के पोटेंशियल वही बने रहेंगे, इस पाथ से जाएं हम या इस पाथ से जाएं या इस पाथ से जाएं।
तीनों पाथ के लिए चार्ज पार्टिकल को ले जाने में क्या गया वर्क डन क्या होगा, सेम होगा। तो हमारा जो इलेक्ट्रिक फोर्स है, जो चार्जेस के बीच में फोर्स एक्ट करता है, वो कैसा है, कंजर्वेटिव नेचर का है। ठीक है, इसी तरीके से पहला एग्जाम्पल हमारे पास ये है। ठीक है, कौन सा फोर्स है, कूलम फोर्स इसको कह सकते हैं, कूलम फोर्स या इलेक्ट्रिक फोर्स कह सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फोर्स भी कह सकते हैं। फोर्स बिटवीन चार्जेस और फोर्स बिटवीन चार्जेस, चार्जेस के बीच में जो फोर्स है ये कैसा फोर्स है, हमारा कंजर्वेटिव नेचर का फोर्स है। ठीक है, अगर ग्राउंड से बॉडी को h हाइट पे लेके जाया जाए, दूसरा एग्जांपल ये है, ग्राउंड से बॉडी को अगर h हाइट पे लेके जाएं तो वर्क डन कितना होगा, ग्राउंड से बॉडी को h हाइट पे ले जाने में वर्क डन बाय mg कितना होगा, अगर m मास की बॉडी को आप h हाइट पे लेके जाओगे तो वर्क डन बाय mg कितना होगा, जरा बताओ तो सही है, माइनस mgh होगा। ग्राउंड से h हाइट पे बॉडी को लेके जा रहा हूं तो वर्क डन बाय mg कितना होगा, माइनस mgh होगा। तो mg कहाँ है, नीचे है, डिस्प्लेसमेंट कहाँ है, ऊपर है। देखें जरा, mg तो नीचे को है और डिस्प्लेसमेंट कहाँ है, ऊपर को है, तो एंगल कितना है 180 डिग्री। तो ग्राउंड से h हाइट पे ले जाने में क्या गया, वर्क डन बाय mg कितना होगा, माइनस mgh होगा। और वर्क डन अगेंस्ट mg कितना होगा, वर्क डन अगेंस्ट mg के अगेंस्ट वर्क डन इन रेजिंग द बॉडी थ्रू हाइट h। बॉडी को ग्राउंड से h हाइट पे ले जाने में क्या गया वर्क डन, अगेंस्ट mg कितना होगा, प्लस mgh। अगेंस्ट का मतलब क्या है, अगेंस्ट का मतलब है कि हम mg के अपोजिट फोर्स लगा के बॉडी को लेके जा रहे हैं। हाँ बेटा, तो वर्क डन हमने क्या निकालना है, कौन सा वर्क डन निकालना है अब्दुल रहमान, अगेंस्ट mg। अगेंस्ट mg का मतलब क्या है, mg के अगेंस्ट वर्क डन कैसे निकलेगा, mg जहां है उसकी डायरेक्शन को रिवर्स कर दो, mg जहां है उसकी डायरेक्शन को रिवर्स कर दो। mg कहां है, नीचे को, तो उसकी डायरेक्शन रिवर्स कर दो, कहां चला गया, ऊपर को। इतना ही mg के बराबर ऊपर को फोर्स लगाया mg। अब डिस्प्लेसमेंट के साथ एंगल लो, कितना बनेगा, जब बॉडी ऊपर जाएगी तो एंगल, बॉडी ऊपर जा रही है, फोर्स कहां लगा, ऊपर लगा mg के अगेंस्ट, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना हुआ, 0 डिग्री। कितना हुआ, 0 डिग्री। ठीक है, सेम डायरेक्शन में फोर्स लगाया, जब हमने अगेंस्ट वर्ड लगा दिया तो वर्क डन अगेंस्ट mg, ग्राउंड से बॉडी को h हाइट पे ले जाने में क्या गया, वर्क डन बाय mg कितना है, माइनस mgh। तो वर्क डन अगेंस्ट mg कितना होगा, प्लस mgh। ठीक है, दूसरा क्या है, दूसरा इतना काम करने के बजाय आपको याद रखना हमें दो वर्क डन निकालने पड़ेंगे हमेशा, वर्क डन बाय द फोर्स एंड वर्क डन अगेंस्ट द फोर्स। तो वर्क डन बाय फोर्स क्या होता है, वर्क डन बाय फोर्स अभी हम कर रहे थे, वो होता है F डॉट S। क्या होता है, अगर फोर्स वेरिएबल है, तो वर्क डन बाय फोर्स क्या होता है, F डॉट dr। ठीक है, लिमिट यहां लगा देते हैं। ठीक है, प्रॉपर लिमिट यहां लगा देंगे, तो कांस्टेंट के लिए ये लगता है, वेरिएबल के लिए ये लगता है, प्रॉपर लिमिट लगाकर। तो ये जो फॉर्मूला है ये किसका है, वर्क डन बाय द फोर्स है। अगर हमने वर्क डन अगेंस्ट फोर्स निकालना है तो वर्क डन अगेंस्ट फोर्स हमारा कैसे निकलेगा, वर्क डन अगेंस्ट फोर्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन बाय द फोर्स। ठीक है, माइनस ऑफ वर्क डन बाय द फोर्स, यानी वर्क डन अगेंस्ट फोर्स जो होगा हमारा, वर्क डन अगेंस्ट फोर्स जो होगा वो हमारा क्या होगा, अगर कांस्टेंट ले लें हम वैल्यू, तो कांस्टेंट फोर्स वाला केस लें तो माइनस ऑफ F डॉट S। ठीक है, ये होगा हमारा वर्क डन अगेंस्ट फोर्स। ठीक है, तो अब आपको यहां देखो दो वर्क डन निकालने पड़ेंगे। ग्रेविटी में हमें दो वर्क डन को पूछेगा, वर्क डन बाय फोर्स, वर्क डन बाय mg, वर्क डन बाय mg, mg मीन्स ग्रेविटेशनल फोर्स,
इन रेजिंग द बॉडी थ्रू हाइट h फ्रॉम ग्राउंड, इन रेजिंग द बॉडी थ्रू हाइट h, ठीक है। कितना होगा वर्क डन बाय mg निकालना, देखो बाय लिखा हुआ तो mg कहां, नीचे, डिस्प्लेसमेंट कहां, ऊपर, तो क्या आएगा माइनस mgh। और वर्क डन अगेंस्ट mg अगर हमें निकालना हो, अगेंस्ट इन रेजिंग द बॉडी, अगेंस्ट mg निकालना हो तो कितना हो जाएगा माइनस ऑफ वर्क डन बाय mg, और माइनस ऑफ वर्क डन बाय mg कितना होगा माइनस ऑफ माइनस mgh, विच इज इक्वल टू कितना प्लस mgh। तो ग्राउंड से बॉडी को h हाइट पे ले जाने में क्या गया वर्क डन अगेंस्ट mg कितना होगा प्लस mgh, और बाय mg कितना होगा माइनस mgh, ठीक है। अगेंस्ट का मतलब किसने वर्क किया है, ये एक्सटर्नल एजेंसी ने। बाय का मतलब किसने वर्क किया है, ये mg ने, ठीक है, ये mg ने वर्क किया है, ठीक है। नाउ वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग द बॉडी थ्रू हाइट h, कितना डिस्प्लेस कर रहा है बॉडी को, हाइट h, कहां डिस्प्लेस कर रहा है टुवर्ड्स द सरफेस ऑफ अर्थ, टुवर्ड्स द सरफेस ऑफ अर्थ। मेरी बात सुनो ध्यान से, अब बॉडी को कहां लेके जा रहा है, अर्थ की सरफेस की तरफ लेके जा रहा है। कितना हाइट लेके जा रहा है, h हाइट लेके जा रहे हैं। तो वर्क डन बाय mg जो होगा, वर्क डन बाय mg कहां है, नीचे को, और बॉडी कहां जा रही है, नीचे को, तो mg और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना है 0 डिग्री, तो वर्क डन बाय mg कितना होगा प्लस mgh, ठीक है। और वर्क डन अगेंस्ट mg कितना होगा, कहां से कहां ले जाने में, टुवर्ड्स द सरफेस ऑफ द अर्थ ले जाने में, इज इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन बाय mg, विच इज इक्वल टू माइनस mgh, ठीक है। ये दोनों कार्यक्रम हमें करने पड़ेंगे, ये दोनों कार्यक्रम की हमें जरूरत पड़ती रहती है, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे, हम चले आए कहीं और, वर्क डन निकालने पे चले आए, अगेंस्ट और बाय, हम बात कर रहे थे किसकी, कंजर्वेटिव फोर्सेस की। तो मैंने आपको ये बताया कि हमारा जो कूलम्बियन फोर्स है वो कंजर्वेटिव फोर्स है, किस पे डिपेंड करता है, ओनली पोटेंशियल पे। किसके पोटेंशियल पे, इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट के पोटेंशियल पे डिपेंड करता है। और बॉडी को किस चार्ज पार्टिकल को किस पाथ से लेके गए इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, इस बात पे डिपेंड नहीं करता। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या है, कंजर्वेटिव है। इसी तरीके से ग्राउंड से ब्लॉक को h हाइट पे ले जाने में क्या गया वर्क डन, किस बात पे डिपेंड करता है, ग्राउंड से अगर बॉडी को h हाइट पे लेके जाओगे तो वर्क डन अगेंस्ट mg या बाय mg किस बात पे डिपेंड करता है, ओनली ऑन हाइट ऑफ द बॉडी फ्रॉम ग्राउंड। किस बात पे डिपेंड करता है, ओनली ऑन हाइट ऑफ द बॉडी फ्रॉम ग्राउंड। तो हमारा ये mg भी जो है वो कैसा है, कंजर्वेटिव नेचर का है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता वर्क डन, ठीक है। ये मिटाओ में इधर वाला ये डिस्कशन, पाथ पे कैसे डिपेंड नहीं करता। सुनो मेरी बात ध्यान से, अगर बॉडी को h हाइट पे आप ऐसे लेके जाओ या सेम हाइट पे आप ऐसे इंक्लाइंड प्लेन से लेके जाओ, यहां से ऐसे बॉडी को इंक्लाइंड प्लेन से लेके गए, यहां से यहां पहुंचाया आपने, किस पे डिपेंड करेगा, ओनली हाइट ऑफ द इंक्लाइंड फ्रॉम द ग्राउंड। इस बात पे डिपेंड नहीं करेगा कि बॉडी ऐसे गई या ऐसे गई। अगेन यहां पे भी वर्क डन क्या होगा, बोलो mgh होगा। वर्क डन अगेंस्ट mg निकाला है मैंने, यहाँ वर्क डन अगेंस्ट mg या बाय mg दोनों में से कोई भी एक वैल्यू लिखें तो कितना होगा mgh। सिर्फ किस बात पे डिपेंड कर रहा है, हाइट ऑफ द बॉडी फ्रॉम ग्राउंड, ठीक है। किसी भी पाथ से लेके जाएं, इवन हम इस पाथ से लेके जाएं, ऐसे पाथ से लेके जाएं, यहाँ ऐसे टेढ़े मेढ़े पाथ से लेके जाएं, अगेन जो वर्क डन होगा इस पाथ से बॉडी को ले जाने में क्या गया वर्क डन, इस पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। किस बात पे डिपेंड करेगा, ओनली ऑन हाइट ऑफ द बॉडी फ्रॉम ग्राउंड।
ठीक है। इवन सीढ़ी से लेके जाएं ऐसे तो वर्क डन जो होगा, प्रूफ भी कर सकते हैं हम इसको बाकायदा, प्रूफ मैं आपके लिए छोड़ता हूं, आप प्रूफ करके देखेंगे इसको कि कैसे वर्क डन जो है सेम आ रहा है mg के लिए। वर्क डन अगेन कितना होगा, यहां भी mgh, यहां भी कितना होगा mgh, ठीक है। यही वर्क डन ही इस ब्लॉक में स्टोर हुआ, किस फॉर्म में, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। किस फॉर्म में स्टोर हुआ, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। यही वर्क डन ही, पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है साइड पे, mgh होती है ना, तो यही वर्क डन ही पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हुआ, ठीक है। तो यहां से आपको क्या सबक मिल रहा है कि कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए क्या गया, वर्क डन कहां जाता है, बॉडी में पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में जाता है। कहां जाता है, अगर कंजर कौन सा वाला वर्क डन, दो वर्क डन निकालने हैं, अगेंस्ट और बाय। ये कौन सा वर्क डन है, अगेंस्ट, एच हाइट पर ले जाने में अगेंस्ट वर्क डन है, ठीक है। तो जब भी हम पोटेंशियल एनर्जी का कैलकुलेशन करेंगे तो हमें क्या निकालना होगा, वर्क डन निकालना होगा। क्या निकालना होगा, कौन सा वर्क डन निकालना होगा, कंजर्वेटिव फोर्स के लिए क्या गया वर्क डन, अगेंस्ट। अगर अगेंस्ट वर्क डन कंजर्वेटिव फोर्स के लिए पॉजिटिव है तो इसका मतलब बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, और अगर नेगेटिव है तो पोटेंशियल एनर्जी घटेगी। तो जब बॉडी एच हाइट से नीचे आती है तो पोटेंशियल एनर्जी घटती है ना, एच हाइट अगर नीचे आ गई बॉडी तो mgh घट जाएगी पोटेंशियल एनर्जी, नेगेटिव साइन बता रहा है पोटेंशियल एनर्जी घट गई। ये सब डिस्कशन हमने पोटेंशियल एनर्जी में करना है, अभी हम कंजर्वेटिव फोर्सेस कर रहे हैं, ठीक है। तो कंजर्वेटिव फोर्सेस की खासियत ये है कि ये कंजर्वेटिव फोर्सेस की खासियत ये है कि कंजर्वेटिव फोर्सेस जो है, कंजर्वेटिव फोर्सेस जो है वो क्या करते हैं, बॉडी की एनर्जी को लॉस नहीं कराते, बॉडी की एनर्जी को लॉस नहीं कराते कंजर्वेटिव फोर्सेस, ठीक है। कौन से फोर्सेस एनर्जी को लॉस कराते हैं, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, ठीक है। इसका एक और एग्जाम्पल है, क्या है एग्जाम्पल, बोलो जल्दी से, स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग में जो फोर्स है वो कैसा है हमारा, कंजर्वेटिव नेचर का है, ठीक है। स्प्रिंग फोर्स के अगेंस्ट स्प्रिंग को स्ट्रेच करने में या कंप्रेस करने में जो वर्क डन करेंगे हम, वो वर्क डन स्प्रिंग में क्या होता है, स्टोर होता है। किस फॉर्म में स्टोर होता है, स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। तो स्प्रिंग फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स एंड फोर्स बिटवीन चार्जेस, ये फोर्स हमारे जो है वो कैसे हैं, कंजर्वेटिव नेचर के फोर्सेस हैं, ठीक है बच्चों। लास्ट डिस्कशन और देख ले हम, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, और इसको क्लोज करके अगली क्लास में हम एनर्जी का कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस कौन से हो जाएंगे, फोर्सेस सच दैट वर्क डन फॉर विच, क्या, वर्क डन फॉर विच डिपेंड अपॉन पाथ। किस पे डिपेंड करता है वर्क डन, पाथ पे डिपेंड करता है। अगर पाथ चेंज हो गया तो वर्क डन क्या कर जाएगा, चेंज कर जाएगा। ऐसे फोर्सेस को हम क्या कहते हैं, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस कहते हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल जो है वो क्या है, इसका एग्जाम्पल क्या है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, और क्या एग्जाम्पल है इसका, एयर रेजिस्टेंस, और क्या एग्जाम्पल है इसका, ऑल डिसिपेटिव फोर्सेस। डिसिपेटिव मतलब ऐसे फोर्सेस जो बॉडी की एनर्जी को लॉस कराते हैं, उन फोर्सेस को डिसिपेटिव फोर्सेस कहते हैं, ठीक है। तो जितने भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं उनको क्या, उनकी जिम्मेदारी क्या है, क्या करते हैं वो, एनर्जी का लॉस कराते हैं। जितने भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं वो क्या करते हैं, एनर्जी लॉस कराते हैं। जब भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में आपसे पूछे फाइंड लॉस इन एनर्जी, क्या पूछे, लॉस इन एनर्जी, तो वो एनर्जी लॉस कैसे निकालेंगे आप, कोई भी एनर्जी किस चीज से निकालनी है, हमेशा याद करो जल्दी से, वर्क डन से निकालनी है। कोई भी एनर्जी किस चीज से निकालनी है, काइनेटिक एनर्जी पूछे तो वर्क डन से निकालनी है। फोर्स अगर दिया हुआ है क्वेश्चन में,
पोटेंशियल एनर्जी पूछे तो वर्क डन से निकालनी है, फोर्स अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है। एनर्जी लॉस पूछे, क्वेश्चन में फोर्स दिया है तो वर्क डन से निकालनी है। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी कौन सा वर्क डन होगी? जितने फोर्सेस सिस्टम में एक्ट कर रहे हैं सारे फोर्सेस के एक इंडिविजुअल वर्क डन निकालो। पहला फोर्स, दूसरा फोर्स, तीसरा फोर्स, चौथा, पांचवा, पांचों के लिए वर्क डन निकालो जैसे अभी हमने निकाला था, और पांचों के पांचों फोर्सेस के वर्क डन का नेट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी। पोटेंशियल एनर्जी पूछे तो कंजर्वेटिव फोर्स ढूंढ के लाओ कौन है, उसके लिए वर्क डन निकाल दो। ठीक है, वो वर्क डन जो होगा क्या होगा, आपको पोटेंशियल एनर्जी का कैलकुलेशन दे देगा। और अगर आपसे एनर्जी लॉस पूछे तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ढूंढो, एयर रेजिस्टेंस ढूंढो, या कोई और डिसिपेटिव फोर्स ढूंढो। आपको यहां आपको दो ही फोर्सेस दिखाई देंगे, दो ही क्या, एक ही दिखाई देगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। जब भी एनर्जी लॉस पूछे फ्रिक्शन के लिए वर्क डन निकाल देना। ठीक है, जो फ्रिक्शन के लिए जितना वर्क डन होगा वही बॉडी का क्या है, एनर्जी लॉस है। तो फ्रिक्शन जो है वो एनर्जी को लॉस कराए। नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस का काम बॉडी की एनर्जीज को लॉस कराना है। यही काम हम अगली क्लास में एक एक करके सीखेंगे, क्वेश्चन करेंगे, वैरायटी ऑफ अगली क्लास में मिलते हैं। चलिए।